नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश का नतीजा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के रूप में निकला। इसकी वजह से जेनजी सड़कों पर आ गया। ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही संसद, सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस सोशल मीडिया के एक बड़े हिस्से पर ओली सरकार ने पाबंदी लगाई, उसी सोशल मीडिया के सहारे ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में नई प्रधानमंत्री का चुनाव भी किया गया। उसी चुनाव के नतीजों के आधार पर सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के चुनाव में जिस ऐप की सबसे बड़ी भूमिका की बात कही जा रही है, उसका नाम है डिस्कॉर्ड। भले ही डिस्कॉर्ड का शाब्दिक अर्थ मनमुटाव या कला हो, लेकिन इस ऐप ने नेपाल के जेनजी के बीच अनबन को मिटाने का काम किया। और यही वजह है कि कुछ लोग डिस्कॉर्ड को अब नेपाल की संसद या मिनी संसद कह रहे हैं। उनकी दलील है कि यह ऐप संसद की तरह देश में राजनीतिक फैसलों का केंद्र बन गया था। जेनजी के आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था। ऐसी स्थिति में जब देश का नेतृत्व सौंपने की बारी आई तो लोगों ने डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए अपनी पसंद रखी और इसी नतीजे के आधार पर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। केपी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाल के सेना मुख्यालय से आंदोलनकारियों तक संदेश भेजा गया कि वो अपनी बात सामने रखें। इसी के बाद जेनजी ने नए नेता को चुनने का काम शुरू किया। जेनजी ने नेता को चुनने के लिए डिस्कॉर्ड ऐप का सहारा लेने का फैसला लिया। डिस्कॉर्ड की पोलिंग में सुशीला कार्की के अलावा धरान के मेयर हरका सम्पाङ, युवा नेता सागर ढकाल, यूट्यूबर रैंडम नेपाली और मशहूर वैज्ञानिक महावीर पुन का नाम भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को डिस्कॉर्ड के सर्वर पर लगभग 7,000 वोट डालेकर 50% वोट पाने वाली सुशीला कार्की इसमें सबसे आगे रही। वोटिंग के बाद जेनजी ने सुशीला कार्की के नाम की सिफारिश की और 2 दिन के बाद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री भी बन गई। कहा जा रहा है कि दुनिया में पहली बार किसी देश की अंतरिम सरकार चुनने के लिए कोई सोशल मीडिया ऐप इतनी बड़ी भूमिका में रहा। हालांकि वोटिंग की इस प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए गए, क्योंकि यह खुलासा भी हुआ है कि डिस्कॉर्ड पोल में जो वोटिंग कराई गई उसमें गैर नेपाली भी वोट डाल सकते थे। इसकी वजह से विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हो गई। बाहरी लोगों के शामिल होने की बात सामने आने के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि नेपाल से बाहर के लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया की इस कमजोरी का फायदा उठाया हो। नेपाल जैसे देश के लिए यह बड़ा खतरा है, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। डिस्कॉर्ड को लेकर सवाल उठना अपनी जगह है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने तक ही नहीं थी, बल्कि नेपाल के युवाओं को एकजुट करने में भी इसने अहम भूमिका निभाई। नेपाल में जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो गए थे, तब डिस्कॉर्ड चर्चा में था। नेपाल के युवाओं ने यूथ अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जेनजी को इकट्ठा करने के लिए डिस्कॉर्ड का सहारा लिया। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान डिस्कॉर्ड के सहारे युवाओं को निर्देश दिए गए, उनको प्रदर्शन के लिए बुलाया गया, आपातकालीन स्थिति में मदद की गई और ग्राउंड से अपडेट हासिल किया गया। आरोप यह भी है कि डिस्कॉर्ड के जरिए ही मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ करने का संदेश भी भेजा गया था। अगर यह कहा जाए कि नेपाल के जेनजी आंदोलन में डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में किया गया था, तो यह गलत नहीं होगा। इससे हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल में मदद मिली। जो लोग डिस्कॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। डिस्कॉर्ड एक मुफ्त मैसेजिंग ऐप है जो टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल में आता है। 2015 में अमेरिका के जेसन सिट्रॉन और स्टेनिस्लाव वेस्नेवेस्की ने डिस्कॉर्ड को लॉन्च किया था। इसे मूल रूप से गेमर्स के लिए बनाया गया था, ताकि वो गेम खेलते समय आपस में बातचीत कर सकें। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में नॉन गेमर्स भी करते हैं। आप यहां पर अपनी पसंद की कम्युनिटी खोज सकते हैं और उससे जुड़ भी सकते हैं। आप चाहें तो अपना भी एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग जुड़ सकेंगे। मौजूदा समय में डिस्कॉर्ड के 25 करोड़ से ज्यादा यूजर पूरी दुनिया भर में हैं। नेपाल में डिस्कॉर्ड ऐप पर पाबंदी नहीं होने की वजह से जेनजी ने इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नई सरकार चुनने में किया। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां डिस्कॉर्ड पर पाबंदी लगी हुई है। इन देशों में चीन, रूस, तुर्की, ईरान, यूएई और उत्तर कोरिया शामिल है। नेपाल में आंदोलन के बाद सरकार बदल गई। उम्मीद की जा रही है कि सुशीला कार्की अब नेपाल को हिंसा के साइड इफेक्ट से उबारेंगे।